नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम ग्राम पंचायत अधिकारी यानी जो वीपीओ की आपकी परीक्षा होने वाली है, उसमें पंचायती राज से संबंधित 65 अंक पूछे जाने हैं। उसी का ये दूसरा भाग करेंगे। इससे पहले हमने भाग 1 कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन करिए। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 तक कर चुके थे पंचायती राज में और उसी के आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में देखो कह रहा है कि ई शक्ति ये एक परियोजना है और इस परियोजना को किसने प्रारंभ किया था? इतना पूछा है आपसे। नाबार्ड ने किया था, आरबीआई ने किया था या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने किया था या नन ऑफ दीस? आप बताओगे ये किया था नाबार्ड ने, ठीक है? अच्छा नाबार्ड ने इसकी शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत नाबार्ड ने वही लगभग 2017 के आस-पास से की थी। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि नाबार्ड ने आखिर इसकी शुरुआत की क्यों? ठीक है? नाबार्ड ने इसकी शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत नाबार्ड ने क्यों की? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है। तो इसका मेन टारगेट था जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, उन समूहों का डिजिटलीकरण करना। यानी कि क्या इसका लक्ष्य था? लक्ष्य था स्वयं सहायता समूह, ठीक है? स्वयं सहायता समूहों का डिजिटलीकरण करना, डिजिटलीकरण करना। और इसकी सहायता से या हम कहें इसकी स्थापना नाबार्ड के जो है किस विभाग ने की थी? अगर ये पूछा जाए, तो आप बताओगे नाबार्ड का एक विभाग है माइक्रो क्रेडिट और इनोवेशन विभाग और इनोवेशन विभाग, ठीक है? इस विभाग ने इसकी स्थापना करी थी और उस समय जब इसकी स्थापना की गई थी तो लगभग 25 जिलों में इसको या हम कहें 25 जिले इसमें शामिल किए गए थे। तो ये कुछ बातें हैं जो इस योजना से संबंधित हैं। ये योजना कौन-सी है? ई-शक्ति योजना। आप इतनी बात याद रखोगे ई-शक्ति परियोजना को किसने शुरू किया? तो नाबार्ड ने और नाबार्ड के किस विभाग ने शुरू किया था? माइक्रो क्रेडिट और इनोवेशन विभाग ने। साथ ही साथ इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है स्वयं सहायता समूहों का डिजिटलीकरण करना, ठीक है? अब बात आती है नाबार्ड की। नाबार्ड, तो नाबार्ड है क्या? नाबार्ड का सीधा-सा आशय होता है, इसे कहा जाता है नेशनल बैंक फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल नेशनल NABARD ये हो गया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है? ये इसका है पूरा नाम। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मैं पीछे आपको बता भी चुका हूँ। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, है ना? और इसकी स्थापना कब हुई थी? बस यही 2-4 बातें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। 12 जुलाई 12 जुलाई 1982 1982 और किस समिति की अनुशंसा पर इसको बनाया गया था? तो आप बताओगे शिवरामन समिति, ठीक है? शिवरामन समिति की अनुशंसा पर इसे बनाया गया था। क्या मुझे बता सकते हो नाबार्ड को राष्ट्र के लिए कब समर्पित किया गया था? इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, बताइए? क्लियर हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा नाबार्ड, ठीक है? तो ई-शक्ति परियोजना किसके द्वारा शुरू करी गई थी? ये करी गई थी नाबार्ड के द्वारा। और यहाँ से आपको बातें क्या याद रखनी है? नाबार्ड की जो ई-शक्ति परियोजना है, वो स्वयं सहायता समूहों को डिजिटलीकरण करने के लिए इसको स्थापित किया गया था या इसको शुरू किया गया था और इसे नाबार्ड के माइक्रो क्रेडिट और इनोवेशन विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है। और नाबार्ड के बारे में इतनी सारी जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 47 उत्तर प्रदेश के पंचम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? उत्तर प्रदेश में जो राज्य वित्त आयोग है उसके 5वें ये 5वां ही राज्य वित्त आयोग है। तो कह रहा है कि उसके अध्यक्ष बताओ। आनंद मिश्रा हैं, आनंदीबेन पटेल तो हो ही नहीं सकती हैं, देबाशीष मोहंती, कैलाश कैशलेश पांडे, कौशल होना चाहिए यहाँ पर। कौशलेश कौशल पांडे, ठीक है? तो खैर उत्तर प्रदेश के पंचम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये हैं आनंद मिश्रा। तो ठीक है, इसमें 2-4 बातें आप समझो। बात आ गई है वित्त आयोग की, ठीक? रिवीजन करो जरा। वित्त आयोग की बात आई है, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, अधिनियम 1947 में वित्त आयोग कहाँ पर है? और दूसरी बात मुझे बताओ, संविधान में वित्त आयोग कहाँ पर है? अधिनियम 1947 में पहले आप मुझे बताओगे वित्त आयोग की परिभाषा कहाँ पर है?
बताइए आप, रिवीजन करो थोड़ा-सा और फिर मुझे बताना 1947 के अधिनियम में कौन-सी धारा है जो वित्त आयोग के बारे में वर्णन करती है? ये 2 आंसर बताओ। संविधान में मुझे बताओ आप कि जो पंचायती राज है, पंचायती राज से मेरा आशय है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक? इसमें वित्त आयोग के बारे में कौन-सा आर्टिकल है? और फिर मैं कह रहा हूँ आपसे पूछ रहा हूँ, नगर पालिका अर्थात 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में यहाँ पर कौन-सा आर्टिकल है जो वित्त आयोग से संबंधित है? बताइए। अब आ जाओ यहाँ पे रिवीजन करो ज़रा 1947 एक्ट में वित्त आयोग की परिभाषा कहाँ पर है? कौन-सी धारा है? तो धारा आप बताओगे 2 का जा, ठीक? कौन-सी धारा है जहाँ पर ये तो परिभाषा हो गई। अब मुझे बताओ कौन-सी धारा है जहाँ पर वित्त आयोग का वर्णन है, डिटेल में है, तो वो है 32 का, ठीक है? वित्त आयोग से संबंधित कौन-सी धारा है? 32 का। वित्त आयोग की परिभाषा कहाँ पर है? 2 की जा के जा में। क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाओ संविधान में। वित्त आयोग का वर्णन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो पंचायती राज वाला पार्ट है, किस आर्टिकल में वित्त आयोग का वर्णन है? आप बताओगे 243 का आई, ठीक? नगर पालिका में कहाँ पर वित्त आयोग का वर्णन दिया है? तो आप बताओगे 243 का वाई। ये कुछ धाराएँ हैं और ये आर्टिकल्स हैं। बात समझ पा रहे हो? इन्हें आपको याद करना है। अब चूँकि बात हो रही है उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग की, तो एक बार फिर समझ लो। अब आ जाओ उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग में, यहाँ भी आप रिवीजन कर लो थोड़ा-सा। उत्तर प्रदेश का राज्य वित्त आयोग, ठीक है? यहाँ पर ये जो राज्य वित्त आयोग है, इस राज्य वित्त आयोग में मैं डिस्कस करूँगा 5वां राज्य वित्त आयोग, ठीक है? 5वां जो राज्य वित्त आयोग है, मुझे ये बताइए कि उसका गठन कब हुआ? तारीख उसका ईयर बता दो, तारीख बताने की आवश्यकता नहीं है। इसका गठन किस वर्ष हुआ था? 2015 में, ठीक? 2015 में गठन हुआ था हमारे 5वें राज्य वित्त आयोग का। प्रश्न ये है किसकी अध्यक्षता में इसका गठन हुआ? तो आप बताओगे आनंद मिश्रा की अध्यक्षता में, ठीक? अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि 5वें वित्त आयोग के सदस्य कौन थे? उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप बताओगे राकेश चौबे, ये इसके सदस्य थे। साथ ही साथ जगदेव सिंह इसके सदस्य थे और ये जो 5वां वित्त आयोग था, इसकी सचिव कौन थी? तो आप बताओगे सुश्री वत्सला शिवम, ठीक है? सुश्री वत्सला शिवम, ये मेंबर्स हैं इसके और ये हैं इसके अध्यक्ष। अगर आपसे अध्यक्ष पूछे पूछे तो आनंद मिश्रा और सचिव पूछे तो वत्सला शिवम। साथ ही साथ अगर आपसे मेंबर्स पूछे तो राकेश चौबे और जगदेव सिंह। ये तो हो गई बात 5वें राज्य वित्त आयोग की। तो अभी आप केवल और केवल अध्यक्ष का रिवीजन करो ज़रा। मुझे बताओ उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? अपने मन में आप रिवाइज़ करो। मुझे बताओ उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के जो दूसरा राज्य वित्त आयोग था, उसके दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तीसरा जो राज्य वित्त आयोग था उत्तर प्रदेश का, उसके अध्यक्ष कौन थे? और चौथा जो राज्य वित्त आयोग था, उत्तर प्रदेश का, उसके अध्यक्ष कौन थे? और 5वें तो मैंने बता ही दिए हैं, है ना? पहले के कौन थे? रिवाइज़ करो, भालचंद्र शुक्ला, ठीक है? आप जहाँ भी बैठे हो मेरे साथ-साथ रिवाइज़ करो। दूसरे कौन थे? दूसरे थे टी.एन. धर। तीसरे कौन थे? तीसरे का नाम था एस.ए.टी. रिजवी, ठीक? और चौथे राज्य वित्त आयोग जो था, उसके अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम है ए.के. गुप्ता, अतुल कुमार अतुल कुमार गुप्ता। और जो 5वां राज्य वित्त आयोग था, उसके अध्यक्ष अभी मैंने बताए थे आपको मिश्रा। मिश्रा कौन मिश्रा? इनका नाम है आनंद मिश्रा, है ना? आनंद मिश्रा, ठीक? तो ये कौन है? ये सारे के सारे हैं उत्तर प्रदेश के जो राज्य वित्त आयोग बने हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, तो ये क्वेश्चन आपका कौन-सा था? ये क्वेश्चन था 47। इसमें आपसे बस यही पूछा था पंचम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आप बताओगे आनंद मिश्रा, ठीक? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखो 48 कह रहा है कि किस आयोग ने सिफारिश की थी कि पंचायतों के द्वारा अनुदानों का उपयोग जलापूर्ति एवं स्वच्छता से संबंधित सेवाओं के स्तर में सुधार लाने के लिए किया जाना है? तो ये कौन-सा आयोग था जो कह रहा था कि जो पंचायतों द्वारा अनुदानों का जो उपयोग होना है वो जलापूर्ति और स्वच्छता से संबंधित सेवाओं के लिए किया जाएगा। ये कह रहा था 12वां वित्त आयोग, ठीक है? 12, 13, 14 और 15 ये जो वित्त आयोग दिए हैं, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं क्योंकि 12, 13, 14 और 15 ये अभी हाल ही के यानी हम कहें कि जो 4 वर्ष हैं पिछले वर्ष या हम ये कहें कि जो पिछले वित्त आयोगों की स्थापना हुई है 4 तो वो वित्त आयोग हैं। तो इन वित्त आयोग के बारे में आपको डिटेल से जानकारी पता होनी चाहिए। इनके अध्यक्ष कौन थे? इनकी नियुक्ति कब हुई थी?
और इन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट कब पेश की और इनका कार्यकाल क्या रहा है, ठीक है? देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कॉलम बनाता हूँ, इसको आप एज़ इट इज़ याद करिएगा, इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। वित्त आयोग, ठीक? इनका अध्यक्ष कौन रहा? दूसरा, इन आयोगों की नियुक्ति कब हुई? और तीसरा कॉलम आप बनाइए, वित्त आयोग कौन-सा है? इनका अध्यक्ष कौन था? इनकी नियुक्ति किस वर्ष हुई है? इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? साथ ही साथ इनका कार्यकाल। बस ये कॉलम हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है? इनकी नियुक्ति कब हुई और इनका कार्यकाल क्या रहा? देखो, मैं उठा रहा हूँ 12वें वित्त आयोग से, 12 ही तो था, 12, 13, 14 और 15। मैं 12वें वित्त आयोग से उठा रहा हूँ, ठीक? 12th वित्त आयोग। इसके अध्यक्ष कौन थे, पता है आपको? सी रंगराजन। इनकी इस ये जो 12वां वित्त आयोग था, इसकी नियुक्ति कब हुई थी? तो आप बताओगे 2002 में। और इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? तो आप बताओगे 2004 में। और जब इसने अपनी रिपोर्ट 2004 में पेश की, तो इसी रिपोर्ट के आधार पर इस वित्त आयोग को 5 साल के लिए नियुक्त कर दिया गया। अर्थात इसकी सिफारिशों को 5 साल के लिए लागू कर दिया गया। तो वो कौन से 5 साल हैं? 2005 से लेकर 2010 तक। ठीक, ये तो हो गया 12वां वित्त आयोग। अब आ जाओ 13वें वित्त आयोग में, ठीक है? इसका अध्यक्ष कौन था? तो आप बताओगे विजय केलकर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 से लेकर 10 तक ये कार्यकाल था 12वें वित्त आयोग का। ठीक, उससे पहले यानी 2010 में जब ये 12वां वित्त आयोग का कार्यकाल समाप्त होगा, उससे पहले ही 13वें वित्त आयोग का गठन हो गया था, 2007 में। और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 2009 में। और जैसे ही ये कार्यकाल इसका समाप्त होता है, वैसे ही 13वें वित्त आयोग की जो रिकमेंडेशंस थी, जो सिफारिशें थी, उनको लागू कर दिया गया था, 2010 से लेकर 2015 तक। ठीक है? अब आ जाओ 14वें वित्त आयोग में, 14th। तो 14वां वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहला प्रश्न तो यही है। इसके अध्यक्ष थे वाई वी रेड्डी। और इसकी नियुक्ति कब हुई? 2015 से पहले होगी, यानी 2013 में इसकी नियुक्ति कर दी गई। रिपोर्ट कब पेश करेगा? 15 से पहले पेश करेगा। 2014 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और इसी रिपोर्ट को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, यानी 5 साल के लिए लागू कर दिया गया। वर्ष बताओ? 2015 से लेकर 2020 तक। और अब आ जाओ 15वें वित्त आयोग में, 15th। इसके अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह। ठीक है? कब इसको गठन किया गया? इसका गठन कब किया गया? 2020 से पहले होगा, 2017 में। और इसे लागू कब किया गया? 2021-22 से 2025-26 तक। ये कॉलम मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? इसका मुझे आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। ठीक है? तो ये डेटा है, आपको याद रखनी है। इसका मुझे आप उत्तर बताइए, ये जो 15वां वित्त आयोग था, एन.के. सिंह की अध्यक्षता में, इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? क्वेश्चन नंबर 48 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 48 का सही उत्तर हो जाएगा ये पहला। नेक्स्ट देखो, 49, देश का पहला वाटर प्लस शहर, ये किसे घोषित किया गया है? देश का पहला वाटर प्लस शहर, हालाँकि ये करंट का क्वेश्चन है और बहुत पुरानी करंट हो गई है। लगभग ये बात है नवंबर 2021 की, है ना? तो नवंबर 2021 में देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया था इंदौर को। उस समय जो स्वच्छ सर्वेक्षण के रिपोर्ट, या हम कहें जो स्वच्छ सर्वेक्षण की रिपोर्ट आती है, उसमें इंदौर को वाटर प्लस शहर घोषित किया गया था। तो खैर, नेक्स्ट देखो, 50 नंबर। जनता पार्टी की सरकार के द्वारा पंचायती राज की कार्यप्रणाली के अध्ययन के लिए किस समिति का गठन किया गया? क्वेश्चन काफी सिंपल है, चिलैया है नहीं, अशोक मेहता ही होंगे, आप सबको पता होगा। जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया था। अब यहाँ से मैं 2-4 क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूँ, आप उनका उत्तर अपने दिमाग में खोजने का प्रयास करो, ठीक है? जनता पार्टी की सरकार थी, गौर करना हम जो कह रहे हैं। जनता पार्टी की सरकार थी, इसने गठन किया अशोक मेहता का। अशोक मेहता समिति का गठन किया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ, तो आप सब बता दोगे सन था 1977। और इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? सन था 1978। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। मैं अगर आपसे ये सीधे-सीधे क्वेश्चंस दे दूं कि अशोक मेहता समिति ने 1977 में इसका गठन किया गया था जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। लेकिन कौन-सा महीना था? महीना बताओ मुझे। और किस महीने में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, ये मुझे बताओ। तो महीना था, कब बनी थी ये? तो महीना था दिसंबर। याद रखो, दिसंबर 1977 में ये बनी थी। और रिपोर्ट कब पेश की थी? तो आप बताओगे अगस्त में। अगस्त 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो ये मंथ भी आप याद रखो, ठीक है? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मुझे बताओ, अशोक मेहता से ही।
अशोक मेहता समिति, हालाँकि जनता पार्टी की जब सरकार धराशायी हो गई थी, तो इसकी समिति को नहीं माना गया था या कूड़े में डाल दिया गया था। लेकिन फिर भी भारत में ऐसे राज्य थे जिन्होंने अशोक मेहता की समिति को सिरोधार्य किया था। बताओ मुझे, वो राज्य बता दो। रिवाइज़ करो, राज्य कौन-कौन से हैं? अगर आप दक्षिण की तरफ जाओगे, जैसे ये वाला जो क्षेत्र है, ये है बंगाल। आजकल इसको पश्चिम बंगाल कहा जाता है, ठीक है? उस समय में पश्चिम बंगाल ही कहा जाता था, क्योंकि बांग्लादेश तो हाँ, पूर्वी पाकिस्तान में अलग हो गया था, तो आप इसको पश्चिम बंगाल कह सकते हो। ये वाला जो यहाँ पर एक क्षेत्र है, ये है कर्नाटक, ठीक है? पश्चिम बंगाल हो गया, कर्नाटक हो गया और इधर का एक जो क्षेत्र है, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो ये 3 राज्य आप याद रखो जहाँ पर अशोक मेहता की समिति को सिफ़ारिश को स्वीकार किया गया था। कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल है और आंध्र प्रदेश है। ठीक? और अच्छा अशोक मेहता ने कितने स्तर दिए थे? 2 स्तर। कौन-कौन से स्तर दिए थे? रिवाइज़ करिए ज़रा। एक तो था जिला स्तर, ठीक है? और दूसरा कौन-सा था? मेरे साथ-साथ बोलो। जिला स्तर और दूसरा था मंडल स्तर। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि मंडल स्तर था। मेरा क्वेश्चन ये है कि मंडल स्तर में जब इन्होंने कहा था कि मंडल स्तर का गठन होना चाहिए, तो कितनी आबादी वाले गाँवों के समूह में मंडल स्तर का गठन होना चाहिए? बताइए। 15,000 से लेकर 20,000 तक। वेरी गुड। 15,000 से 20,000 तक की आबादी में मंडल स्तर का गठन होना चाहिए। है ना? अच्छा, अब एक क्वेश्चन और मुझे बताओ। अशोक मेहता को ही मैं लेकर चल रहा हूँ। एएम, एएम का मतलब अशोक मेहता, ठीक है? मुझे इतना और बता दो कि अशोक मेहता के अनुसार ये जो इन्होंने 2 स्तर बताए थे, एक तो जिला पंचायत बताया था और एक बताया था मंडल पंचायत। इन दोनों में कार्यकारी निकाय क्या था? कार्यकारी निकाय, बताओ। इन दोनों में कार्यकारी निकाय कौन-सा था? कार्यकारी निकाय आप बताओगे जिला पंचायत, ठीक है? अशोक मेहता के अनुसार कार्यकारी निकाय था जिला पंचायत। यहाँ तक क्लियर हुआ? अशोक मेहता से एक मुझे बात और बताओ, वह कौन-सी समिति थी जिसने कहा था कि न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय बनाइए? यानी कि न्याय पंचायत से विकास पंचायत को विकास पंचायत को अलग निकाय बनाओ। ये किसने कहा था? ये कहा था अशोक मेहता ने। बात समझ पा रहे हो? अशोक मेहता से बहुत सारी सिफ़ारिशें हैं जो आपको याद रखनी है। एक एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं कथन बना के। मुझे बताओ, वो कौन-सी समिति थी जिसने कहा था पंचायती राज संस्थाओं की निगरानी के लिए जो राज्य स्तर है, राज्य स्तर पर एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए या राज्य मंत्रिपरिषद में एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। किसने कहा था? इन्हीं ने कहा था। तो ये भी आप याद रखो। पंचायती राज संस्थाओं की की देख-रेख के लिए राज्य मंत्रिपरिषद में किसका गठन होना चाहिए? राज्य मंत्रिपरिषद में एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए, ठीक है? तो ये भी अशोक मेहता ने कहा था। अशोक मेहता ने ये भी कहा था कि द्विस्तरीय निकाय या 2 स्तर होने चाहिए। साथ ही साथ अशोक मेहता ने ये भी कहा था कि जो पंचायती राज के इलेक्शंस होने चाहिए, उसमें जो राजनैतिक दल हैं, उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, उनकी भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है? तो बहुत कुछ इन्होंने कहा है अशोक मेहता ने। अच्छा, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप नोट करो और ये आपको याद करना है। अगर आपसे पूछा जाए मुझे न्याय पंचायत से याद आ रहा है अगर आपसे ये कहे कि न्याय पंचायतों पर अध्ययन दल का गठन ये कब हुआ था? तो आप बताओगे 1962 में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये याद रखना, न्याय पंचायतों पर अध्ययन दल का गठन हुआ था 1962 में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? आप बताओगे जी.आर. राजगोपाल। जी.आर. राजगोपाल की अध्यक्षता में न्याय पंचायतों पर एक अध्ययन दल का गठन हुआ था 1962 में। ठीक है? हाँ, वापस आओ क्वेश्चन में। कह रहा है जनता पार्टी की सरकार ने पंचायती राज की कार्यप्रणाली के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो आप बताओगे अशोक मेहता, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है 51 विश्व का पहला जल मुक्त शहर ये कौन-सा है? दुनिया का पहला जल मुक्त शहर किसे घोषित किया गया था? इसमें जल की कमी हो गई थी, तो 2018 की ये घटना है और ये था दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 52 में आओ, भारत सरकार ने खुले में शौच से मुक्त कार्यक्रम किसकी भागीदारी में शुरू किया था? खुले में शौच से मुक्त कार्यक्रम किसकी भागीदारी में शुरू किया था? यूनिसेफ है, विश्व बैंक है, यूएनओ है या नन ऑफ दीज़? आप बताओगे यूनिसेफ। इसमें 2-4 प्रश्न देखो। दरअसल जो स्वच्छ भारत मिशन था, स्वच्छ भारत मिशन, इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी, 2 अक्टूबर 2014 में, ठीक? और लक्ष्य रखा गया था, लक्ष्य क्या था?
लक्ष्य था कि 2019 तक भारत को भारत को साफ करना, ठीक है? 2019 तक भारत को स्वच्छ बना देना। ये हम कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, साफ करना तो जटिल हो जाता है। 2019 तक भारत को स्वच्छ बना देना और साथ ही साथ ये लक्ष्य रखा गया था कि भारत को शौचालय युक्त बनाएँगे, ठीक है? शौचालय युक्त से सीधा सा आशय है कि कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करेगा और ये जो टारगेट रखा गया था, ये रखा गया था यूनिसेफ की मदद से। यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ दरअसल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस UNICEF, है ना? इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड्स इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ और ये 1946 में अस्तित्व में आया था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, तो ये खैर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में ये सारा टॉपिक आता है। आपकी जो ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन्स संभावना है कि ना पूछे जाएँ, है ना? तो इसमें आप केवल और केवल इतना याद रखो, जो स्वच्छ भारत मिशन है या हम कहें भारत में खुले में शौच से मुक्त करने का जो कार्यक्रम है, वो किसकी भागीदारी से शुरू किया गया था? यूनिसेफ की, ठीक है? और स्वच्छ भारत मिशन शुरू कब हुआ था? 2014 में। टारगेट क्या था? 2019 तक भारत को शौचालय युक्त बना देना, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 53 53 53 में कह रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये कब शुरू की गई? 1 दिसंबर 2018, 25 नवंबर 2022, 31 मई 2019 या फिर 15 अगस्त 2019? सही उत्तर होगा 1 दिसंबर 2018, ठीक है? देखो इसमें ज़रा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। देखो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये कैसी योजना है? अगर आपसे ये पूछा जाए, तो एक तरह से यह एक केंद्रीय योजना है। क्यों केंद्रीय योजना है? क्योंकि इसमें जो 100% वित्त होता है, वो पूरा का पूरा केंद्र सरकार देती है। केंद्र सरकार वहन करती है, ठीक है? 100% वित्त। अच्छा, ये कब चालू की गई थी? कब से चालू है ये? तो आप बताओगे 1/12/2018 यानी 1 दिसंबर 2018 से चालू है। और इसमें दिया कितना रुपया जाता है? तो 2-2 हज़ार रुपए की किस्त दी जाती है 3 बार, 2,000 रुपए प्रत्येक 4 माह में, ठीक है? 4, 4, 8, 4, 12 अर्थात 12 महीने में या फिर हम कहें 1 साल में टोटल कितना रुपया हो गया? 2, 2, 2 यानी कि 6,000 रुपए। 1 साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। बात समझ पा रहे हो? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 से चालू है और इसमें इस योजना के तहत जो पहली किस्त आवंटित की गई थी, वो कब की गई थी? आपसे ये भी पूछ सकता है। जो पहली किस्त है, वो कब डिलीवर की गई थी? वो की गई थी 24 फरवरी को, 24 फरवरी 2019 को, ये तारीख याद रखना। और ये कहाँ से की गई थी? अपने उत्तर प्रदेश से, गोरखपुर से। चूँकि अपने उत्तर प्रदेश से इसको डिलीवर किया गया था पहली किस्त, तो ये तारीख भी ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, साथ ही साथ ये क्षेत्र भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि गोरखपुर है, कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, तो आपसे पूछ सकता है गोरखपुर, ठीक है? अच्छा, अभी इम्पोर्टेंट बात क्या है? ये अभी जून की खबर है, जून 2024 या हम कहें पूरी तारीख ही लिख लो 18 जून 2024, ठीक है? ये 18 जून 2024 की खबर है, ये करंट की है, आप ध्यान रखिएगा। इस तारीख को हुआ क्या? इस तारीख को हुआ ये कि जो ये योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना की 17वीं किस्त प्रधानमंत्री मोदी ने जारी की है। 17वीं किस्त का हस्तांतरण किया है, ठीक? क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो प्रधानमंत्री ने 17वीं किस्त का हस्तांतरण किया है, इसका मतलब है कि कुछ रुपया होंगे, जो किसानों के अकाउंट में डाले गए होंगे। ये कब डाले गए? 18 जून 2024 को। प्रश्न ये बनता है ये कहाँ से डाले गए? और इसलिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से डाले गए हैं। कहाँ से? वाराणसी से। ठीक है? आपसे पूछा जाए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त का हस्तांतरण कहाँ से किया गया? तो आप बताओगे वाराणसी से। कब किया गया? तारीख याद रखिए महत्वपूर्ण है, 18 जून 2024 ठीक? ये तारीख याद रखो करंट वाली। और अब एक बात समझो मैं अगर आपसे ये पूछूँ कि ये जो 17वीं किस्त है इसका हस्तांतरण किया गया, ठीक है? जून 2024 में। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि टोटल इसमें कितने लाभार्थियों को लाभ मिला है? तो इसमें लाभार्थी कितने हैं? आप बताओगे 9.26 करोड़,
ये लाभार्थी हैं। कितना रुपया हस्तांतरित किया गया है? तो आप बताओगे 20,000 करोड़ रुपया। 20,000 करोड़ रुपया, ठीक है? ये दोनों बातें भी याद रखो। वापस आओ। इस योजना के बारे में तो आपको याद ही रखना है कि चालू कब हुई? 1 दिसंबर 2018 से, और इसकी पहली किस्त आवंटित की गई थी 24 फरवरी 2019 को अपने गोरखपुर से। लेकिन इसको ख़ासा आप ध्यान रखिएगा, 18 जून 2024 की तारीख से वाराणसी से 17वीं किस्त का हस्तांतरण किया गया, और इसमें 9.26 करोड़ लाभार्थियों को 20,000 करोड़ रुपए टोटल लाभ प्रदान किया गया है। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर इसमें वापस आओ। इसका तो उत्तर आप आपको पता ही चल गया होगा, यही वाला सही होगा, है ना? नेक्स्ट देखो, 53 हो गया, 54 में आओ। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा होती है? बात लेखाओं की आ गई है, तो जितने भी लेखा हैं, सबको एक लाइन में लिख लो आप, तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, ठीक है? कभी पंचायतों की लेखाओं की बात करता है, कभी अ बात करता है वित्त आयोग की लेखाओं की बात, तो ख़ैर एक जगह आप लिखो इनको। मैं लिख रहा हूँ अ, वित्त आयोग की लेखा, या हम कहें पंचायतों की लेखा। सबसे पहले आप देखो, पंचायतों की लेखाओं में 243 का एक आर्टिकल है जे। इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है लेखाओं की या लेखाओं का अंकेक्षण। फिर एक आर्टिकल है 243 का जेड। इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है नगर पालिका के लेखाओं का अंकेक्षण, लेखाओं का अंकेक्षण, ठीक है? ये पंचायत का है, ठीक? पंचायत के लेखाओं का अंकेक्षण कहाँ है? 243 के जे में, और नगर पालिकाओं के लेखाओं का अंकेक्षण कहाँ है? 243 के जेड में। रिवाइज करो। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, मुझे बताओ, 1947 की मैं बात कर रहा हूँ, 1947 एक्ट की। मुझे बताओ, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत के लेखाओं का अंकेक्षण कहाँ पर है? अंकेक्षण या लेखाओं का परीक्षण, ठीक है? ये किस धारा में है? बताओ भई। इस क्वेश्चन को मैं आप पर छोड़ता तो नहीं हूँ, मैं उत्तर बता देता हूँ। अधिनियम 1947 में दिमाग में जोर डालिए और रिवाइज करिए। अधिनियम 1947 की बात हो रही है। आपसे पूछा गया है कि ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत के लेखाओं का अंकेक्षण या लेखाओं की परीक्षा किस धारा में है? तो आप बताओगे धारा है 40। ठीक? फिर मैंने आपसे कहा कि मुझे बताओ, पंचायत के लेखाओं का परीक्षण या लेखाओं का अंकेक्षण किस आर्टिकल में है? ये संविधान की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ। किस आर्टिकल में है? 243 का जे। फिर मैंने आपसे पूछा कि नगर पालिकाओं की लेखाओं का परीक्षा ये कहाँ पर है? तो आप बताओगे 243 का जेड। ये 3 हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है? पूछी जा सकती हैं। पंचायत की बात करें, 243 का जेड है। नगर पालिका की बात करें, सॉरी, 243 का जे है। नगर पालिका की बात करें, 243 का जेड है। और अगर आपसे बात करें ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत के लेखाओं की, तो धारा नंबर 40 है। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ, अब नेक्स्ट देखो। अच्छा, इसका सही उत्तर मिल गया आपको? आपसे पूछ रहा है पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा कहाँ है? तो यही होगा सही, है ना? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 55। 14वें वित्त आयोग के अनुसार ग्राम पंचायतों के लिए शर्त रहित मूल अनुदान और सशर्त निष्पादन अनुदान के बीच क्या रेशियो है? 80-20 का है, 75-25 का है, 90-10 का है, या 70-30 का है? सही उत्तर है 90 और 10 का। अब यहाँ से देखो आप, बात हो रही है ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत, ठीक? ग्राम पंचायत में जो 14वां, ये, हाँ, 14वां वित्त आयोग है। ग्राम पंचायत में जो 14वां वित्त आयोग है, उसमें अगर आपसे पूछे मूल अनुदान कितना दिया गया है, या आपसे पूछे मूल अनुदान और निष्पादन अनुदान में रेशियो बताओ। मूल अनुदान का मतलब है बेसिक ग्रांट, निष्पादन से मेरा आशय है परफॉर्मेंस ग्रांट। बेसिक ग्रांट, ठीक है, और ये है परफॉर्मेंस ग्रांट। ये बेसिक ग्रांट में रेशियो कितना है? ये 90, और परफॉर्मेंस ग्रांट में कितना है रेशियो? ये है 10, यानी 90:10 का रेशियो बनता है। अच्छा, ये तो बात है ग्राम पंचायत की। मैं थोड़ा-सा बदलता हूँ क्वेश्चन। मैं आ गया म्युनिसिपैलिटी में। म्युनिसिपैलिटी में, तो मुझे अब बताओ, म्युनिसिपैलिटी के केस में क्या होगा? के केस में, अगर मैं पूछूँ म्युनिसिपैलिटी के केस में मूल अनुदान कितना दिया जाए, या मूल अनुदान और निष्पादन अनुदान में अनुपात बताओ। मूल अनुदान और निष्पादन अनुदान,
में रेशियो बताओ। यहाँ आ जाएगा बेसिक ग्रांट, यहाँ आ जाएगा परफॉर्मेंस ग्रांट। यहाँ रेशियो होगा भैया 80 और 20 का, भूलना नहीं है, ठीक है? अगर आपसे पूछे ग्राम पंचायत का तो 90-10 का है, और अगर आपसे पूछे म्युनिसिपैलिटी का 14वें वित्त आयोग के आधार पर तो आप बताओगे 80 और 20 का। वापस आओ प्रश्न में। 14वें वित्त आयोग में आपसे पूछा है पंचायतों के लिए अनुदान का रेशियो, तो आप बताओगे यही 90 और 10, ठीक है? नेक्स्ट देखो 56, 1992 में स्वयं सहायता समूह बैंक सहबद्धता कार्यक्रम ये किस संस्थान ने शुरू किया था? बताइए भाई। 1992 में शुरू किया गया था, ये किया था नाबार्ड ने। स्वयं सहायता समूह से संबंधित हम पहला शायद क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना? नाबार्ड ने उसको शुरू किया था, और 1992 में शुरू की गई थी ये। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज परियोजना शुरू किया गया था दरअसल 1992 में, स्वयं सहायता समूह यानी नाबार्ड के द्वारा। तो आप ये भी याद रखो, पूछा जा सकता है आपसे। 1992 में यहाँ से 2 पॉइंट लिखो आप। 1992 1992 में स्वयं सहायता समूह बैंक लिंक परियोजना शुरू की गई। बैंक लिंक परियोजना शुरू, ठीक है? और ये किसने शुरू किया था? ये बात हो रही है नाबार्ड की। अच्छा, एक पॉइंट और लिखो आप। 1993 से 1993 से स्वयं सहायता समूह समूह को बैंक में बचत खाता रखने की अनुमति मिली थी। रखने की अनुमति मिली थी, ठीक है? हाँ, और अच्छा, एक मैं प्रश्न पूछता हूँ आपसे। बात यहाँ पर स्वयं सहायता समूह की आ गई है। एक मुझे प्रश्न बताओ, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पीसीएस में पूछा भी जा चुका है ये, ठीक है? यूपी का एक एनजीओ है, उत्तर प्रदेश का एनजीओ है जिसका नाम है अभिनव। उत्तर प्रदेश का एक एनजीओ है जिसका नाम है अभिनव। मुझे ये बताओ, उत्तर प्रदेश का जो अभिनव एनजीओ है, इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? बताओ, ठीक है? हाँ, इस क्वेश्चन का मुझे उत्तर बताइए आप। प्रश्न में वापस आओ। कौन-सा प्रश्न था? ये था 1992 में स्वयं सहायता समूह बैंक सहबद्धता कार्यक्रम ये किसने शुरू किया था? तो आप बताओगे ये शुरू किया था नाबार्ड ने, ठीक? और इसमें कौन-कौन सी बातें याद रखनी है? स्वयं सहायता समूह बैंक लिंक परियोजना ये किसकी है? नाबार्ड की है। कब शुरू की गई? 1992 में। और स्वयं सहायता समूह को बैंक में बचत खाता रखने की अनुमति भी कब मिली थी? 1992-93 में, ठीक है? और इस क्वेश्चन का मुझे उत्तर बताइए। नेक्स्ट देखो, ग्रामीण मार्ट क्या है? या ग्रामीण मार्ट ये क्या प्रदान करते हैं? ग्रामीण मार्ट दरअसल एक तरह से स्मार्ट मार्केट होती हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में बरेली में, अपने उत्तर प्रदेश के ही बरेली में एक ग्रामीण मार्ट खुला था, जिसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने, हैं? शायद अगर आप करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स को फॉलो करते होंगे तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? इनको आप करंट भी फॉलो करिए, वहाँ भी आप नज़र बना के रखिए, क्योंकि वीपीओ की परीक्षा में 1468 पोस्ट हैं और इस समय तैयारी लगभग सबकी बराबर है। एक-एक नंबर के लिए मारामारी होगी, आप इतना समझ लो। तो एक-एक क्वेश्चन जहाँ से भी मिल रहा हो उसको कलेक्ट करने का पूरा प्रयास करो, ठीक है? ग्रामीण मार्ट क्या प्रदान करते हैं? तो ग्रामीण मार्ट प्रदान करते हैं, कोविड-19 तो है नहीं, गरीबी वर्ग में धन की व्यवस्था भी नहीं है, नानापीस। निर्मित घरेलू उत्पादों के लिए एक बाज़ार लिंक है, यही सही है, ठीक है? पहला वाला। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 58, 58, ग्राम पंचायत के संदर्भ में कौन-सा कथन गलत है? बताओ। इसमें कह रहा है कि 21 वर्ष की आयु का जो व्यक्ति होता है, वो गाँव का प्रत्येक नागरिक ग्राम सभा का सदस्य होता है। ये कथन सही है कि गलत है? फिर से समझो। कह रहे हैं कि जो एक मान लीजिए ये व्यक्ति है, ये 21 साल का है, ठीक? और 21 साल का गाँव का प्रत्येक नागरिक ग्राम सभा का सदस्य होता है। हाँ, ये हो सकता है, चूँकि मिनिमम 18 साल होती है। मतलब मिनिमम अगर आप 18 साल के हो, तो आप ग्राम सभा के मेंबर हो, ठीक है? लेकिन कथन में यहाँ पर गलती है, ग्राम सभा का सदस्य होगा, यहाँ पर गलती है, प्रत्येक नागरिक ना, प्रत्येक नहीं होगा, यहाँ पर वही नागरिक होगा जिसका नाम निर्वाचक नामावली में है। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, है ना? 21 साल दिया है तो एक एक लिहाज से ये गलत भी है और एक लिहाज से ये सही भी है, क्योंकि मिनिमम 18 होती है, और मिनिमम 18 होती है तो 21 वर्ष 18 से ऊपर वाला मेंबर तो ग्राम सभा का मेंबर होगा ही, आम तौर पर। लेकिन गलती यहाँ पर है, वो प्रत्येक नागरिक नहीं होते हैं, जिनका नाम निर्वाचक नामावली में होता है, केवल और केवल वही होते हैं। ये गलत हो गया। दूसरे में आओ, पंचायती राज संस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत कहलाती है। हाँ, ये सही है, ठीक है।
तीसरे में आओ, ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष की होती है, जिन्हें 5 वर्ष से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। दूसरा भी। चौथे में आओ, ग्राम पंचायतें ग्रामीण स्तर पर विकास संबंधी कार्यक्रम को निर्धारित करती हैं। हाँ, ये सही है। इसमें कह रहा है असत्य कौन है? तो यही पहला वाला असत्य हो जाएगा। ठीक है? हाँ। अब यहाँ पर मैं आपसे मेरा एक शब्द आया था निर्वाचक नामावली। निर्वाचक नामावली को आओ ज़रा रिवाइज़ करो। मैं कुछ बातें लिख रहा हूँ और आप दिमाग में बल डालो, प्रेशर डालो और इन बातों को रिवाइज़ करने का प्रयास करो, चूँकि ये सारी बातें मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक? क्वेश्चन नंबर ये कौन-सा था? हाँ, 58 देखो। अच्छा, इसमें 21 साल की बात हो रही थी ना, 21 साल का बंदा यानी कि प्रौढ़ होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मुझे आप यही बता दो, अधिनियम 1947 में एडल्ट की परिभाषा कहाँ पर है? एडल्ट या फिर प्रौढ़ की परिभाषा बताओ, किस धारा में है? इसकी हमें धारा बता दो। धारा है 2 का ख। याद रखिएगा, एडल्ट यानी प्रौढ़ की परिभाषा कहाँ पर है? तो धारा है 2 का ख। ठीक? चूँकि ग्राम सभा की बात आ रही थी, तो ग्राम सभा की भी लगे हाथों बता दो धारा कौन-सी है? ग्राम सभा को परिभाषित करने के लिए किस धारा का इस्तेमाल किया जाता है? धारा किसकी? ग्राम सभा की परिभाषा के लिए, ठीक है? कहाँ है, कौन-सी है? 2 का ग्राम सभा की है ना, 2 का छ। अच्छा, अब केवल मुझे बताओ ग्राम की परिभाषा कहाँ पर है? ग्राम की परिभाषा, क्या ग्राम की परिभाषा अधिनियम 1947 में है? अगर है, तो किस धारा में? तो धारा है 2 का ना। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? एडल्ट की परिभाषा कहाँ पर है? 2 के छा में सॉरी 2 के खा में है और ग्राम की परिभाषा कहाँ पर है? 2 के ना में। मैं ग्राम सभा नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ना ग्राम पंचायत बोल रहा हूँ, मैं केवल कह रहा हूँ कि ग्राम की परिभाषा। तो बताओगे 2 के ना में। अच्छा, अब ज़रा यहाँ पर देखो, 2-3 बातें और रिवाइज़ करो। निर्वाचक नामावली, निर्वाचक नामावली। आओ ज़रा इसके बारे में रिवाइज़ करते हैं। मैंने आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ अधिनियम 1947 में कौन-सी धारा है जहाँ पर निर्वाचक नामावली की बात की गई है? यानी ग्राम की या हम कहें जो क्षेत्र जो ग्राम पंचायत होता है, किसी भी क्षेत्र की निर्वाचक नामावली, अधिनियम 1947 के आधार पर गाँव की निर्वाचक नामावली, किस धारा में है बताओ? फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, अधिनियम 1961 इसमें आप बल डालो दिमाग में और इसका मुझे उत्तर आप खोज के रखिए। फिर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अधिनियम 1961 में 2 पंचायतें हैं ना, एक है क्षेत्र पंचायत, है ना? और एक है जिला पंचायत। जिला पंचायत। अब मुझे इन दोनों के उत्तर बताओ। अधिनियम 1961 के आधार पर क्षेत्र पंचायत में निर्वाचक नामावली का निर्वाचक नामावली का वर्णन किस धारा में है? दूसरा क्वेश्चन, अधिनियम 1961 के जिला पंचायत के लिए निर्वाचक नामावली के लिए कौन-सी धारा है? बताओ। यहाँ भी कौन-सी धारा है? बताओ। ये 3 क्वेश्चन्स हो गए, ठीक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं जा रहा हूँ अधिनियम 1916 में। ये किसका है? ये है उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम। नगरपालिका अधिनियम। कब आया था? 1916 में आया था। ठीक? मैं यहाँ से आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ इस अधिनियम के आधार पर नगरपालिका और नगर पंचायत इनकी निर्वाचक नामावली की कौन-सी धारा है? निर्वाचक नामावली की धारा, बताओ। ठीक है? एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछता हूँ, लगे हाथों, आप उनका रिवाइज़ करो, उत्तर आप खोजिए। अधिनियम 1959 1900 ये 69 होता है या 59 होता है? 69 59 59 ही होगा। ठीक है, 1959 ये कौन-सा अधिनियम है? ये है उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम। मुझे बताओ उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम में नगर निगम की मतदाता सूची की धारा बताओ। या हम कहें उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम के तहत नगर निगम अधिनियम 1959 के तहत नगर निगम की मतदाता सूची का वर्णन किस धारा में है? बताओ। इतने सारे क्वेश्चन्स हो गए। वापस आओ। 1947 में अधिनियम 1947 के तहत निर्वाचक नामावली की धारा कौन-सी है? बताओगे आप? कितना बताओगे? धारा है 9। अधिनियम 1961 के तहत जो क्षेत्र पंचायत का जो क्षेत्र होता है, उसमें निर्वाचक नामावली की कौन-सी धारा है? तो आप बताओगे क्षेत्र पंचायत के लिए है 6 बी। जिला पंचायत के लिए निर्वाचक नामावली की धारा कौन-सी है? तो आप बताओगे 18 बी। ठीक है? नेक्स्ट देखो।
उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के तहत नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए निर्वाचक नामावली की धाराएँ कौन-सी हैं? तो आप बताओगे 12 ए से 12 जी, ठीक? नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के तहत नगर निगम की मतदाता सूची की धारा कौन-सी है? तो आप बताओगे धारा है 35 से लेकर 40 तक, ठीक है? नगर निगम की मतदाता सूची की धारा। तो ये धाराएँ हैं, आपको मैंने रिवाइज़ करवा दिया। अब इनको बार-बार रिवाइज़ करो, एक जगह लिख के, ठीक है? चूँकि यहाँ से क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं और ये जो मैंने रिवाइज़ करवाया है, ये सारा का सारा आपका एक टॉपिक दिया है, ध्यान रखिएगा। ये लफ़ाज़ी नहीं है, ये टॉपिक दिया है आपका पंचायती राज में राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका। तो राज्य निर्वाचन आयोग इन्हीं धाराओं के तहत नगर निगम के लिए मतदाता सूची बनाता है, तैयार करता है, अधीक्षण करता है, निगरानी करता है। राज्य निर्वाचन आयोग 12 ए से 12 जी धारा के तहत नगरपालिका, नगर पंचायत की निर्वाचक नामावली तैयार करता है या करवाता है। साथ ही साथ राज्य निर्वाचन आयोग धारा 9 के तहत जो अधिनियम 1947 के तहत ग्राम क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार करता है और यहाँ पर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की निर्वाचक नामावली कौन तैयार करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। ये पूरा का पूरा टॉपिक है, ठीक है? हाँ, एक जगह लिखो, इनको याद करो। नेक्स्ट देखो। अच्छा, इसका उत्तर मिल गया आपको इस क्वेश्चन का? हाँ, ये पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 59, 59 है ना? देखो, जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी बनाने के सुझाव से संबंधित समिति कौन-सी है? फिर से समझ लो, कौन-सी समिति है जिसने कहा था कि जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी होना चाहिए? अशोक मेहता, बलवंत राय साहब, एम.एस. स्वामीनाथन तो होंगे नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखो बलवंत राय मेहता साहब क्यों नहीं होंगे? बलवंत राय मेहता साहब इसलिए नहीं होंगे क्योंकि बलवंत राय मेहता के अनुसार सबसे जो सशक्त निकाय होना चाहिए, इन्होंने कहा था कार्यकारी निकाय होना चाहिए ये, मध्य वाला, यानी कि जिला समिति या हम कहें पंचायत समिति। ये इन्होंने कहा था कार्यकारी निकाय होना चाहिए। जिले को सशक्त किसने बनाया था? अशोक मेहता ने और कार्यकारी निकाय बनाया था जिला पंचायत को या जिला परिषद को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता, है ना? जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी किसने बनाया था? वो बनाया था अशोक मेहता ने। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो राज्य स्तर से जो नीचे के जो विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु होना चाहिए, वो जिला होना चाहिए, ये भी कहा था अशोक मेहता ने। तो ख़ैर अशोक मेहता ने कई सारी सिफ़ारिशें दी थी। अच्छा एक बार आ जाओ रिवाइज़ कर लेते हैं इनको। हाँ, एक बार इनको रिवाइज़ कर लो। अशोक मेहता, अशोक मेहता, ठीक? अशोक मेहता समिति आप लिख लेना यहाँ पर। मैं इनको जल्दी-जल्दी आपको रिवाइज़ करवाता हूँ। अशोक मेहता से एक बात याद रखो, अशोक मेहता ने कहा था कि राज्य स्तर, ये राज्य है, राज्य स्तर से नीचे अगर कोई निरीक्षण का पहला बिंदु होगा, तो वो होगा जिला, ठीक है? तो यहाँ पर आप एक बात लिख सकते हो, राज्य स्तर से नीचे, राज्य स्तर से नीचे निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला पहला बिंदु होगा, पहला बिंदु होगा। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे? अशोक मेहता के अनुसार राज्य स्तर से नीचे निरीक्षण के लिए विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु कौन-सा होगा? आपको ऑप्शन दे सकता है जिला, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, दूसरा ऑप्शन क्षेत्र पंचायत, तीसरा ऑप्शन ग्राम पंचायत, चौथा ऑप्शन मंडल पंचायत, इस तरह से ऑप्शंस दे सकता है। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा राज्य स्तर से नीचे अगर निरीक्षण की बात आएगी, तो फिर पहला स्थान जिला रखता है। ठीक? नेक्स्ट अशोक मेहता ने किसे कार्यकारी निकाय कहा था? अशोक मेहता के अनुसार कार्यकारी निकाय है जिला परिषद। ठीक है? ध्यान दो। बलवंत राय मेहता के अनुसार कार्यकारी निकाय क्या था? पंचायत समिति। अशोक के अनुसार क्या है? जिला परिषद। इनके अनुसार कार्यकारी निकाय है। ठीक है? और जिला परिषद राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए भी ज़िम्मेदार है। चूँकि यही कार्यकारी निकाय है, तो फिर जिला स्तर पर जो भी योजनाएँ बनती हैं, जो भी विकास कार्य होते हैं, तो उनके लिए ज़िम्मेदार कौन होगा? यही होगा, है ना? जिला स्तर या जिला परिषद, ठीक है? यहाँ तक अच्छा और भी कई सारी बातें हैं अशोक मेहता से, और भी कई सारी बातें आपको पता ही होंगी जैसे जो राजनीतिक दल होते हैं, उनको हस्तक्षेप करना चाहिए, है ना? पंचायती राज स्तर पर, तो कई सारी बातें आपको पता होंगी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता। 59 हो गया, 60 में आओ। क्वेश्चन नंबर 60 में देखो कह रहा है कि मंडल पंचायत के गठन का सुझाव ये किस समिति के द्वारा किया गया था? मंडल पंचायत के गठन का सुझाव किसके द्वारा किया गया था? स्वामीनाथन तो है नहीं, जीवीके राव ने किया नहीं था, एल.एम. सिंघवी संवैधानिक के लिए जाना जाते हैं कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किसने दिया तो उसके लिए ये है।
यही होंगे अशोक मेहता। इन्होंने ही कहा था 2 स्तर होने चाहिए। 2 स्तर के लिए 1 जिला इन्होंने बोला था और 1 बोला था इन्होंने मंडल, है ना? ठीक है? इन्होंने मंडल बोला था। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि मंडल इन्होंने बोला। मेरा प्रश्न ये है, आप बताना मुझे, रिवाइज़ करो। मेरा प्रश्न ये है कि मंडल स्तर पर कितनी आबादी के गाँवों के समूह में मंडल पंचायत का गठन होगा? अशोक मेहता के अनुसार बताओ। यहाँ कितनी आबादी होनी चाहिए गाँव के समूहों की और इन गाँवों के समूहों को इतनी आबादी को मिला के तब एक मंडल पंचायत बनेगी। ये कहा था अशोक मेहता ने। ये आबादी है 15,000 से लेकर 20,000 तक, ठीक है? 15,000 से 20,000 तक के आबादी वाले गाँवों के समूह को इकट्ठा किया जाएगा, फिर उनके लिए होगा मंडल पंचायत, ठीक? यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, ठीक है। रिवाइज़ करो एक बार फिर से। मैंने आपको क्या बताया था अभी-अभी पीछे? अशोक मेहता बनी कब थी? 1977 में, लेकिन मुझे मंथ के साथ बताओ, महीने के साथ बताओ कब बनी थी? दिसंबर 1977 में। और इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? महीने के साथ बताओ, अगस्त 1978 में। कितनी सिफ़ारिशें थी? बताओ भाई 132, ठीक है? एक सिफ़ारिश और याद रखो इनकी। क्या सिफ़ारिश थी? मैं पीछे बता चुका हूँ। न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय रखना या अलग निकाय के रूप में रखा जाए, ये इन्होंने सुझाव दिया था। आपसे पूछा जाएगा कि किस समिति की अनुशंसा थी कि न्याय पंचायत को विकास पंचायत के क्षेत्र से या विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना उचित होगा, तो आप बताओगे यही है। कौन-सी समिति थी जिसने कहा था कि पंचायती राज संस्थाओं के मामले को देखने के लिए एक मंत्री होना चाहिए? बताओ। यही है अशोक मेहता, ठीक है? कौन से वो राज्य हैं जिन्होंने अशोक मेहता समिति को अपनाया था? तो 3 राज्य मैंने बताए थे। कौन-कौन से बताए थे? कर्नाटक बताया था, आंध्र प्रदेश बताया था और वेस्ट बंगाल बताया था। ठीक है? रिवीज़न हो गया। अब आगे बढ़ो। अच्छा 1 मिनट। एक मैं समिति और लिख देता हूँ यहाँ पे, पंचायती राज, चूँकि पंचायती राज के गठन से, यहाँ पर एक मैं समिति लिख देता हूँ, इसको आप नोट कर लेना और याद रखना। ये महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए, बताओ, पंचायती राज चुनाव पर कौन-सी समिति गठित की गई थी? बताओ। पंचायती राज के चुनावों से संबंधित कौन-सी समिति गठित की गई थी? कब की गई थी? तो आप बताओगे 1965। किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो आप बताओगे के संथानम। ठीक? याद रखोगे? फिर से समझ लो। पंचायती राज के चुनावों पर गठित एक समिति गठित की गई थी 1965 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे के संथानम। या आपसे पूछा जाएगा पंचायती राज के चुनाव पर आधारित एक समिति गठित की गई थी के संथानम की अध्यक्षता में, कब की गई थी? 1965। ठीक है? नेक्स्ट देखो, 61 नंबर। निम्नलिखित में से कौन-सी पंचायत राज पर अशोक मेहता समिति की अनुशंसा नहीं है? बताइए भई। पहला पढ़ो। कह रहा है कि पंचायती राज की करारोपण की शक्तियाँ अनिवार्य होनी चाहिए। हाँ, ये सुझाव दिया था। आप अशोक मेहता को पढ़िए। हालाँकि इनकी सिफ़ारिश को लागू ज़रूर नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने काफ़ी ठीक-ठीक सिफ़ारिशें दी थी, अच्छी-अच्छी दी थी। तो पहला वाला सही है। दूसरे में आओ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण होना चाहिए। हाँ, ये भी दी थी इन्होंने। पंचायती राज के मामलों में राजनैतिक दलों की खुली भागीदारी होनी चाहिए। हाँ, ये भी कहा था इन्होंने। इन्होंने कहा था त्रिस्तरीय व्यवस्था का निर्माण हो। ना, ये गलत है। इन्होंने 2 स्तर कहे थे। 2 स्तर कहे थे, 3 स्तर नहीं कहे थे। तो ये चौथा वाला हमारा गलत हो जाएगा। ठीक? अच्छा, अब मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन फिर से पूछता हूँ। आप आपने कई सारी समितियाँ पढ़ी होंगी, ठीक है? उन समितियों का ज़रा रिवाइज़ करो। मैं लिख रहा हूँ BAGS, बैक्स। बी से है बलवंत राय मेहता, ए से है अशोक मेहता, ठीक? जी से है GVK राव समिति। यहाँ पर आप समिति जोड़ लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ। एस से है सिंघवी समिति, LM सिंघवी, ठीक है? मुझे बता दो इनके वर्ष। ये किस वर्ष से संबंधित है? बलवंत राय 1957 से, 1957। अशोक कब से संबंधित हैं? 1977 से। जीवीके राव कब से संबंधित हैं? 1985, 1985 से। और सिंघवी साहब 1986 से संबंधित हैं। ठीक है? 1986 में बने थे। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब मुझे और कुछ समितियाँ बताओ, जैसे मैं लिखूँ दाँत वाला समिति। रिवाइज़ करो, आप दिमाग में तुरंत रिकॉल करिएगा, ये समिति कब बनी थी? ठीक? हनुमान या हनुमंत राव समिति, इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? बताइए। मैं लिख रहा हूँ पीके थुंगन समिति, पीके
थुंगन समिति। क्या आप रिवाइज़ कर पा रहे हो? एक है गॉडगिल समिति, इसको भी रिवाइज़ करो, कब बनी थी ये? एक है धूरिया समिति, मुझे बताओ कौन से सन से ये संबंधित है? बताइए। दांत वाला समिति का जो ईयर है वो क्या है? 1978। क्या आप सही थे? हनुमान राव समिति, इसका संबंध किस साल से है? 1984। सही सोच रहे थे आप। पीके थुंगन समिति, इसका संबंध किस वर्ष से है? बताइए। 1988। गॉडगिल समिति का संबंध किस वर्ष से है? 1988। और भूरिया समिति का संबंध किस वर्ष से है? 1995। और मुझे बताओ, पेसा एक्ट जो आया था, मुझे बताओ, ये भूरिया समिति है, ठीक है? पेसा जो एक्ट आया था, उसका संबंध किस समिति से था? यही है, भूरिया समिति। तो ये समितियाँ हैं टोटल पंचायती राज से संबंधित, इनको बार-बार रिवाइज़ करिए। ये तो आपको पता ही होंगी, ये रट गई होंगी। इधर वाली और रटने का प्रयास करो, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है 62। कह रहा है कि अशोक मेहता समिति ने रिपोर्ट कब पेश की? सिंपल सा है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 63। किस समिति के द्वारा पंचायतों के कार्य में राजनैतिक दलों के खुलकर भाग लेने का समर्थन मिलता है? बता सकते हो आप? राजनैतिक दलों के खुलकर समर्थन करने का राजनैतिक दलों के खुलकर भाग लेने का समर्थन ये कर रहे थे अशोक जी, अशोक मेहता समिति। यानी आपका जो सही उत्तर होगा 63 का वो हो जाएगा दूसरा। यहाँ तक क्लियर हो? इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता। अच्छा, यहाँ से बलवंत राय के बारे में आपको पता होगा। मैं समिति उठा रहा हूँ एल.एम. सिंघवी को। एल.एम. सिंघवी समिति उठाइए और यहाँ पर आइए। एल.एम. सिंघवी समिति, ठीक है? कौन है ये? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। कब बनी थी? 1986 में, ठीक है? अच्छा, इनकी सिफ़ारिशें क्या-क्या थीं? मैं उसके बारे में आपको रिवीज़न करवा रहा हूँ। इनकी सिफ़ारिशें क्या थीं? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, 1986 में ये बनी थी, इंदिरा गांधी तो रही नहीं थी। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे उस समय, तो इस समिति को बनाया किसने था? आपसे ये पूछा जाए, तो आप बताओगे राजीव गांधी ने इसका गठन किया, ठीक है? राजीव गांधी ने इसका गठन किया था। प्रश्न प्रश्न ये उठता है, क्यों किया? क्या कारण था? तो एक स्टेटमेंट याद रखो, लोकतंत्र और विकास के लिए। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार। देखो, मैं इस स्टेटमेंट को बार-बार लिख रहा हूँ क्योंकि ये स्टेटमेंट आपके पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है। कई बार का मतलब 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है? तो आपकी जो ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा होने वाली है, हो सकता है उसमें भी इस तरह का स्टेटमेंट पूछ दिया जाए। तो ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र के विकास के लिए, लोकतंत्र के विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार करना, ये किस समिति का लक्ष्य था? तो आप बताओगे एल.एम. सिंघवी समिति। भूलना नहीं है इसे, ठीक है? बार-बार याद रखो। और पुनरुद्धार करना और इसके साथ-साथ अवधारणा पत्र तैयार करना, ये सारा का सारा इनका लक्ष्य था। अच्छा, अब देखो, इस समिति ने सिफारिश क्या दी? सबसे पहली और सिंपल सिफारिश यही है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दो। आप सबको पता होगा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दो। और इसने क्या सिफारिश की थी? ये याद रखो, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा का सिफारिश इन्हीं ने दी थी, लक्ष्मण सिंघवी ने। इसके अलावा इन्होंने कहा था, गाँवों के समूहों के लिए, गाँवों के समूहों के लिए न्याय पंचायत की स्थापना, न्याय पंचायत की स्थापना हो। इस ये सिफारिश भी किसने दी थी? इन्होंने ही दी थी, ठीक है? अब ये बात इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ, जो गाँव सभा होती है, गाँव सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्त किसने कहा था? लोकतंत्र की मूर्ति। ध्यान दीजिएगा, गाँव सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति किसने कहा था? वो यही समिति है, एल.एम. सिंघवी समिति। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? ठीक है? एक समिति और एक सिफारिश और याद रखो, काफ़ी महत्वपूर्ण है एल.एम. सिंघवी से। इन्होंने कहा था, जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होते हैं, राज संस्थाओं के चुनाव, उनके विघटन, कॉमा उनके कार्यों से यदि कोई विवाद हो जाए, उनके कार्यों संबंधी अगर कोई विवाद हो, बात समझना, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराए गए, तो चुनाव से संबंधित अगर विवाद हो,
उनको विघटित कर दिया जाता है, उससे संबंधित अगर कोई विवाद हो, उनके द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित अगर कोई विवाद हो, तो उसका निस्तारण कैसे होगा? लक्ष्मीपत सिंघवी ने कहा था, इनके निस्तारण के लिए न्यायिक अधिकरण बनाए जाएँ। ठीक है? तो ये स्टेटमेंट भी याद रखो। आपसे पूछा जा सकता है कि किस समिति ने कहा था कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, उनके विघटन कार्यों संबंधी अगर विवाद होते हैं, तो विवादों के निस्तारण के लिए न्यायिक अधिकरण बनाए जाएँगे, ये कहा था लक्ष्मीमल सिंघवी ने। साथ ही साथ इस स्टेटमेंट को भी मत भूलना। किस समिति ने कहा था कि गाँव सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति है? वो कहा था एलएम सिंघवी ने। ठीक यहाँ तक? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही उत्तर हो जाएगा 63 का दूसरा, ठीक है? चूँकि राजनैतिक दलों की सिफ़ारिश किसने की थी? अशोक ने। अच्छा, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर हो गया 64 64 योजना आयोग के द्वारा 1985 में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए किस समिति का गठन किया गया? मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कई बार बताया है ना? अब तो आपको रिवाइज़ हो गया होगा या याद हो गया होगा। 1985 में सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कौन-सी समिति बनी थी? तो आप बताओगे पी.के. थुंगन है नहीं, जी.वी.के. राव हैं, यही है। दांतवाला भी नहीं है, एल.एम. सिंघवी भी नहीं है। ठीक? अब जी.वी.के. राव को उठाओ ज़रा और यहाँ आप थोड़ा-थोड़ा रिवीज़न करो जी.वी.के. राव के बारे में। ध्यान देना, जी.वी.के. राव समिति। जी.वी.के. राव समिति, ठीक? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, इसे बनाया किसने? तो आप बताओगे योजना आयोग ने। भूलना नहीं है इस तरह की समितियों को, योजना आयोग ने। अच्छा, क्या टारगेट था? टारगेट था ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए इस समिति को बनाया गया। इस समिति को बनाया गया, ठीक? क्लियर है बात? ध्यान दो, जीवीके राव समिति को बनाया किसने? योजना आयोग ने। क्यों बनाया गया? ताकि ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए इस समिति को बनाया गया, इसकी समीक्षा के लिए बनाया गया। कार्यक्रम के लिए इस समिति को बनाया गया। कार्यक्रम के लिए की जगह लिख लो, यहाँ समीक्षा लिख लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा समझने के लिए। कार्यक्रम की समीक्षा के लिए, है ना? कार्यक्रम की समीक्षा के लिए बनाया गया। ठीक, इसको याद रखो। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा के लिए कौन-सी समिति बनी थी? आप बताओगे जीवीके राव। किसने बनाई थी? योजना आयोग ने। ठीक है। अब एक एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात याद रखो, पंचायती राज में लाल फीताशाही की बढ़ती हुई दशा को देखते हुए जीवीके राव ने उसे क्या कहा था? उसे कहा था बिना जड़ की घास, बिना जड़ की घास। यहाँ पर फीताशाही बढ़ रही थी तो इसको कहा था बिना जड़ की घास। अब नेक्स्ट में आओ, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ सिफ़ारिशों की। जीवीके राव की सिफ़ारिशें क्या-क्या थी? बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। मैं एलएम सिंघवी की सिफ़ारिशें आपको रिवाइज़ करवा चुका, बलवंत राय की भी याद करवा चुका, ठीक है? अब देखो इनकी जीवीके राव की, क्या सिफ़ारिशें थी? इन्होंने कहा था जो जिला परिषद होता है, ध्यान दो, जो जिला परिषद होता है, जिला परिषद प्रमुख निकाय होना चाहिए। इन्होंने अशोक मेहता की बात को रिवाइज़ करवा दिया था। अशोक मेहता ने भी कहा था ना जिला परिषद जो होता है वो मेन निकाय होना चाहिए, कार्यकारी निकाय होना चाहिए। तो जीवीके राव ने भी अशोक मेहता को की बात को रिपीट कर दिया था। जीवीके राव ने भी कहा था कि जिला परिषद प्रमुख निकाय होना चाहिए। जबकि मुझे बताओ बलवंत राय ने क्या कहा था? रिवाइज़ करो तुरंत फटाक से। बलवंत राय ने क्या कहा था कि मुख्य निकाय किसे होना चाहिए? पंचायत समिति को, है ना? पंचायत समिति को उन्होंने कार्यकारी निकाय बनाया था, ठीक है? तो जिला परिषद प्रमुख निकाय होना चाहिए जीवीके राव के अनुसार। और जो नियोजन और विकास की जो कार्य होते हैं, वो जिला परिषद ही देखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये कहा था जीवीके राव समिति ने। अब यहाँ से एक बात याद रखो जीवीके राव से। जीवीके राव के अनुसार एक पद का सृजन किया जाना था। वो पद याद रखो, ये पूछा जा सकता है आपसे। जिला विकास आयुक्त, जिला विकास आयुक्त। आपसे पूछा जाएगा जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन, ध्यान दो, पद के सृजन का जो हम कहें सिफ़ारिश थी वो किस समिति ने की थी? फिर से समझो, जिला विकास आयुक्त के पद के सृजन की सिफ़ारिश किस समिति ने की थी? तो आप बताओगे हाँ, जीवीके राव समिति, ठीक है? और साथ ही साथ इन्होंने कहा था ये जो जिला विकास आयुक्त जब आप बना दोगे, तो ये जिला विकास आयुक्त जिला परिषद का कार्यकारी अधिकारी होगा। तो ये दोनों बातें याद रखो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जीवीके राव ने कहा था
जिला परिषद प्रमुख निकाय होना चाहिए। साथ ही साथ जिला विकास आयुक्त का गठन करो, जो कि जिला परिषद का एक कार्यकारी अधिकारी होगा। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, अब कन्फ्यूज़ तो नहीं हो रहे हो आप? कन्फ्यूज़ से मेरा आशय है कि अशोक मेहता ने भी एक मंत्री का गठन करने के लिए कहा था, है ना? एल.एम. सिंघवी ने भी कुछ कहा था कि इनका गठन करो। जीवीके राव ने भी कहा था कि इनका गठन करो। थुंगन समिति को जब आप पढ़ोगे तो उन्होंने भी कहा था कि इसका गठन करो। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज़ करवाऊँ। ध्यान दो, मैं 3-4 बातें लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? इन बातों को गौर करना। मैं लिख रहा हूँ कि पंचायती राज संस्थाओं की देख-रेख के लिए पंचायती राज संस्थाओं की देख-रेख के लिए राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्री होना चाहिए या मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। मुझे बताओ ये सिफ़ारिश किसने दी थी? आप अपने दिमाग को दौड़ाओ और इसका उत्तर खोजो। तब तक मैं दूसरा वाक्य लिखता हूँ। मुझे बताओ जिला विकास आयुक्त नामक पद का सृजन, ठीक है? जिला विकास आयुक्त नामक पद का सृजन। ये किसने इसकी सिफ़ारिश किसने दी थी? दिमाग दौड़ाओ। मैं तब तक तीसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। तीसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, मुझे बताओ गाँव समूह के लिए न्याय पंचायत की स्थापना हो, ये सिफ़ारिश किसने दी थी? और मैं चौथा वाक्य अब लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ कि मुझे बताओ राज्य स्तर पर योजना मंत्री की अध्यक्षता में एक योजना निर्माण समिति का गठन होना चाहिए। निर्माण समिति का गठन हो। ये किसने सिफ़ारिश दी थी बताओ? ये 4 मैंने वाक्य लिख दिए। राज्य स्तर पर योजना मंत्री की अध्यक्षता में, ध्यान दीजिएगा, राज्य स्तर पर योजना मंत्री की अध्यक्षता में एक योजना निर्माण समिति का गठन हो। इसका दरअसल पूरा नाम है योजना निर्माण समिति, या हम कहें योजना निर्माण एवं समन्वय समिति इसका गठन होना चाहिए। तो खैर आप ऐड कर लेना। मेरा क्वेश्चन केवल और केवल आपसे आपको रिवाइज़ करवाना है, मेरा उद्देश्य, ठीक है? पढ़ो इसको। पंचायती राज संस्थाओं की देखरेख के लिए राज्य मंत्री होना चाहिए। एक मंत्री होना चाहिए राज्य मंत्रिपरिषद में। इसका सिफ़ारिश किसने की थी? बताइए। अशोक मेहता। ठीक? इस प्रश्न में आओ। जिला विकास आयुक्त पद का सृजन किस समिति की अनुशंसा पर किया जाए? कौन-सी समिति थी जिसने ये सिफ़ारिश की थी कि जिला विकास आयुक्त का पद बने? तो ये पीछे आओ, मैं यहाँ पर करवा चुका हूँ आपको। जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन किसने कराया है? ये कराया है जीवीके राव ने, है ना? तो यहाँ पर हो जाएँगे जीवीके राव। अब इस स्टेटमेंट में आओ। गाँव समूह के लिए न्याय पंचायत की स्थापना हो। ये किसने कहा है? फिर से समझ लो, गाँव समूह के लिए न्याय पंचायत की स्थापना हो, ये किसने कहा है? ये कहा है सिंघवी ने, एल.एम. सिंघवी। इसमें आओ, राज्य स्तर पर योजना मंत्री की अध्यक्षता में एक योजना निर्माण समन्वय समिति का गठन किया जाए, ये किसने कहा है? ये कहा है थुंगन समिति ने। ठीक है? ये चारों आपके लिए क्लियर हुए? डाउट नहीं रखना बिल्कुल भी कि जिला विकास आयुक्त आ गया तो आप कन्फ्यूज़ हो गए कि जीवीके राव है कि अ, अशोक मेहता है। चूँकि मंत्री यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी एक आयुक्त के पद का सृजन किया जा रहा है। ठीक है? तो हाँ, आप कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसलिए मैंने सारे के सारे जो कन्फ्यूज़िंग पॉइंट हैं, वो एक जगह लिख के आपको बता दिए। ठीक है? इस क्वेश्चन में वापस आओ, इसका उत्तर आपको मिल गया? गरीबी, हाँ, जीवीके राव। ठीक है? अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि पंचायतों की दिशा सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया? पंचायतों की दिशा सुधार के लिए बलवंत राय तो उसके लिए आए थे ना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए। थुंगन समिति भी नहीं है, यही है ना? अशोक मेहता 2 स्तर के लिए आए थे, एल.एम. सिंघवी है, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 66 देखो, पंचायत समिति के संदर्भ में कौन-सा कथन गलत है? बताइए भाई, पढ़ो। पंचायत समिति के संदर्भ में कौन-सा कथन गलत है? पंचायत समिति से मतलब क्या है, समझ पा रहे हो आप? पंचायत समिति की बात कर रहा है, इसका मतलब ये बीच वाले क्षेत्र पंचायत की बात कर रहा है, ठीक है? पढ़ो। खंड के सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच इसके सदस्य होते हैं। हाँ, ठीक है। यह पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर है। हाँ, ये भी सही है, मध्य की बात कर रहा है। ठीक है।
इसके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को खंड विकास अधिकारी कहा जाता है, पीईओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। हाँ, ये भी सही है। पंचायत समिति का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। हाँ, ओह! नहीं, 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 ये गलत हो गया। ना, पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है, वो राज्य सरकार के द्वारा थोड़ी नियुक्त किया जाता है। पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है, वो जो क्षेत्र पंचायत होते हैं, उसमें जो मेंबर्स नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, उन्हीं के द्वारा ये बंदा नियुक्त किया जाता है। ठीक है? तो अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? अपने ही जो चुने हुए मेंबर्स होते हैं, वो अपने ही बीच से एक एक व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं। तो ये गलत हो गया। कौन-सा कथन असत्य है वही पूछा है आपसे, चौथा वाला, यही होगा। ठीक है? अच्छा, बात क्षेत्र पंचायत की आ गई है, तो एक बात रिवाइज़ करो ज़रा। क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत। देखो, क्षेत्र पंचायत ये कहाँ पर है? अधिनियम 1961 में है। धारा कौन-सी है? धारा मैं बात कर रहा हूँ 6 की। ठीक है? मैंने स्पेशली 6 लिया है। क्यों? क्योंकि 6 में है ये बातें, और 6 में मैंने क्यों लिया है? क्योंकि 6 में है क्षेत्र पंचायत की रचना। क्षेत्र पंचायत की रचना, ठीक? इस रचना में जो सबसे पहली बात लिखी है, वो पहली बात ये लिखी है कि खंड के सभी ग्राम पंचायत के सदस्य सभी ग्राम पंचायत के सरपंच इसके सदस्य होते हैं। देखो, धारा 6 में है पंचायत क्षेत्र की रचना। तो सबसे पहली बात इसमें क्या लिखी है? सबसे पहली बात लिखी है कि जो क्षेत्र पंचायत होता है, क्षेत्र पंचायत का जो प्रमुख होता है, वो उसका अध्यक्ष होता है या उसका पीठासीन होता है। और इसमें दूसरी बात जो लिखी है, वो लिखी है कि जो खंड में ग्राम पंचायत के प्रधान होते हैं, जैसे सपोज़ करो ये कोई खंड है, यहाँ पर बहुत सारी ग्राम पंचायतें हैं, ठीक है? इसके जो भी प्रधान होंगे, वो प्रधान इसके सदस्य होते हैं, ठीक? तीसरी बात में लिखा है कि ये जो क्षेत्र पंचायत है, क्षेत्र पंचायत का अपना भी क्षेत्र होता है, वहाँ से लोग निर्वाचित होते हैं, तो इसके जो मेंबर्स होते हैं, वो निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। ठीक? और चौथी बात इसमें लिखी है कि ये मान लीजिए क्षेत्र पंचायत है, यहाँ लोकसभा और विधानसभा के जो भी सदस्य होते हैं, वो भी इसके सदस्य होते हैं, क्षेत्र पंचायत के। साथ ही साथ इस क्षेत्र पंचायत में जो अ, पंजीकृत राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, ठीक? और साथ ही साथ पंजीकृत जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, साथ ही साथ पंजीकृत जो विधान परिषद के मेंबर्स होते हैं, वो भी इसके सदस्य होते हैं। तो ख़ैर, आप धारा 6 में जाके इसको कंप्लीटली पढ़ लीजिएगा, चूँकि यहाँ से क्वेश्चन्स आपसे पूछे जा सकते हैं। और जो मैं मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ, वहाँ पर इस तरह के मैंने क्वेश्चन्स डाले भी हैं कि निम्नलिखित में से क्षेत्र पंचायत की रचना में या क्षेत्र पंचायत में कौन शामिल नहीं होता है ना? तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। कौन-कौन शामिल होता है? क्षेत्र पंचायत का पीठासीन अधिकारी या क्षेत्र पंचायत का प्रमुख, ठीक? दूसरा कौन था? दूसरा था उस क्षेत्र में आने वाले और उस खंड में आने वाले जितने भी ग्राम पंचायतें हैं, उनके प्रधान। तीसरे तीसरा कौन सदस्य शामिल होता है? इस क्षेत्र पंचायत में जो भी निर्वाचित व्यक्ति होते हैं, वो इसके व्यक्ति होते हैं या सदस्य होते हैं। चौथी बात, इस क्षेत्र पंचायत के अधीन जो भी लोकसभा और विधानसभा के मेंबर्स होते हैं, वो इसके सदस्य होते हैं, क्षेत्र पंचायत के। चौथी बात मैंने क्या बोली? इस क्षेत्र पंचायत के क्षेत्र में जो भी पंजीकृत राज्यसभा, विधान परिषद के मेंबर्स होते हैं, वो भी क्षेत्र पंचायत के यहाँ पर सदस्य होते हैं, ठीक है? वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी बातें याद रखें। 66 का सही उत्तर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट देखो, 67 67 में क्या कहा गया? उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की कौन-सी धारा है जो पंचों की नियुक्ति से संबंधित है? बताओ, 41 है, 44 है, 43 है या फिर 46 है? धाराएँ तुरंत याद करिए आप। कौन-सी है जो ग्राम पंचायत, कौन-सी धारा है जो पंचों की नियुक्ति से संबंधित है? तो पंचों की नियुक्ति से संबंधित धारा है धारा नंबर 43। वापस आओ, कुछ धाराएँ मैं लिख रहा हूँ, इनको आप रिकॉल करिए, याद करिए। मैं बात कर रहा हूँ अधिनियम 1947 की, 1947। ये कौन-सा अधिनियम है? अधिनियम 1947, ये आप स्वतंत्रता वाला मत मानिए, ये है संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम, ठीक? इसका एक अध्याय है, अध्याय नंबर 6। ये अध्याय 6 क्या कहता है? ये अध्याय 6 कहता है न्याय पंचायत के बारे में। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाए कि संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस अध्याय में न्याय पंचायत का ज़िक्र है? तो आप बताओगे 6। अब मैं इसमें कुछ धाराएँ लिख रहा हूँ। धारा 42 क्या है? दिमाग में सोचो आप। धारा 43 क्या है? फिर सोचो। 44 में क्या है? सोचिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 44 हो गया? 45 में क्या है? सोचो आप।
46 तो हटा दिया गया है, 47 ले लो। सोचिए आप क्या है? 49 में क्या है? सोचिए आप। और 50 भी याद मत रखो, 50 का याद रखो, ज़्यादा बेहतर होगा। अब आओ रिवाइज़ करते हैं। धारा 42 क्या है इसमें? इसमें है न्याय पंचायत की स्थापना, ठीक है? धारा 43 में क्या है बताइए? पंचों की नियुक्ति, पंचों की नियुक्ति। 44 में क्या है? रिवाइज़ करो। सरपंच होता है और सहायक सरपंच होता है। सरपंच और सहायक सरपंच का निर्वाचन, ठीक है? याद रखोगे? 44। नेक्स्ट देखो, 45 में क्या है? इसमें है पंच का कार्यकाल। 47 में क्या है? रिवाइज़ करो। इसमें है पंचों का त्याग पत्र, ठीक है? 47 में पंचों का। 49 में क्या है? 49 में है न्याय पंचायत की बेंच। ये मैं जितनी भी धाराएँ लिख रहा हूँ सारी इम्पोर्टेंट हैं। इसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, न्याय पंचायत की बेंच। याद रखिएगा इसको। 50 के का में क्या है? सरपंच के अधिकार, ठीक? तो ये सारी बातें याद रखो, ये सारी धाराएँ आप बार-बार रिवाइज़ करिएगा, ठीक है? चूँकि ये धाराएँ आपसे पूछी जा सकती हैं। 1947 अधिनियम के अध्याय नंबर 6 में न्याय पंचायत का ज़िक्र है। ये भी याद रखो। इसका सही उत्तर हो जाएगा 43, ठीक? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में सरपंच और सहायक सरपंच का निर्वाचन है? वही धाराएँ हैं जो बार-बार पूछी जाती हैं। कौन-सा मैंने बताया था? मैंने बताया था 44, ठीक है? वापस आओ देख लो आके। सरपंच और सहायक सरपंच का निर्वाचन कहाँ पर है? 44 में, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो 69 निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाता है? बताओ भाई, संसद के प्रत्येक सदन में कौन रखवाता है? ये वही रखवाता है किस वित्त आयोग की बात हो रही है? राज्य या फिर केंद्र? नहीं दिया है ना? वित्त आयोग वो ऑप्शन दिए हैं लोकसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो यही होगा। ये केंद्र की बात कर रहा है, हालाँकि इसको देना चाहिए। नहीं दिया है फिर भी ऑप्शन से आप समझ सकते हो ये केंद्र की बात कर रहा है। तो केंद्रीय वित्त आयोग की जो भी रिपोर्ट होती हैं, उन्हें संसद के प्रत्येक सदन में कौन रखवाता है? राष्ट्रपति। और वैसे भी केंद्र आपको पता ही चल गया होगा चूँकि संसद की बात हो गई है तो केंद्र का ही वित्त आयोग होगा, है ना? अगर राज्य का वित्त आयोग होता तो फिर यहाँ पर विधानमंडल का इस्तेमाल किया जाता। ठीक? अच्छा वापस आओ इसमें। इसमें 2-4 बातें आप रिवाइज़ करो। फिर से रिवाइज़ करो। मैंने अभी-अभी आपको बताया था। क्या-क्या बता चुका हूँ मैं? मैं बता चुका हूँ, ये तो केंद्र का वित्त आयोग था ना? मैं राज्य के वित्त आयोग की बात कर रहा हूँ। राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग में मुझे रिवाइज़ करके बताओ कि राज्य वित्त आयोग की ये 1947 के अधिनियम में इसकी परिभाषा कहाँ पर है? फटाक से रिवाइज़ करो। परिभाषा कहाँ पर है? दो के, जाके, जा में। ठीक? इसमें कौन-सी धारा है जो राज्य वित्त आयोग को परिभाषित ही नहीं बल्कि इसके बारे में वर्णन करती है, बताती है? धारा है 32 का ग। यहाँ तक क्लियर हुआ? अध्यक्ष फटाक से बताओ मुझे। कौन-कौन बने हैं? सबसे पहले शुक्ला बने हैं, भालचंद्र शुक्ला, ठीक। दूसरे कौन से थे? टीएन धर। तीसरे अध्यक्ष कौन से थे? एसएटी रिजवी। चौथे अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम है एके गुप्ता, अतुल कुमार गुप्ता। 5वें अध्यक्ष कौन थे? 5वें अध्यक्ष थे इनका नाम मिश्रा जी हैं, क्या नाम इनका? आनंद मिश्रा, ठीक है? आनंद मिश्रा। रिवाइज़ हो गए सारे? भालचंद्र शुक्ला पहले थे, टीएन धर, फिर एसएटी रिजवी, फिर एके गुप्ता, फिर आनंद मिश्रा है। ये 5 के पाँचों हैं, 5 के पाँचों को बार-बार रिवाइज़। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, इसी में मैं एक बात आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में पंचम राज्य वित्त आयोग आया और पंचम राज्य वित्त आयोग ने कुछ धनराशि आवंटित की है पंचायती राज को या हम कहें ग्राम पंचायत को, क्षेत्र पंचायत को। तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं या जा सकते हैं। तो एक हल्का-सा व्यू लो, जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पंचम राज्य वित्त आयोग से उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? यूपी स्पेशल। इसमें जो धनराशि का आवंटन है, वो कैसे-कैसे किया गया है? सबसे पहला पॉइंट आप क्या याद रखोगे? धनराशि का आवंटन जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात में कितना-कितना किया गया है? रिवाइज़ करो, आपको पता होगा। जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात में उत्तर प्रदेश के 5वें राज्य वित्त आयोग ने कितनी धनराशि का आवंटन किया है? 90:10। दूसरा पॉइंट, जिला पंचायत अनुपात क्षेत्र पंचायत अनुपात
ग्राम पंचायत। ठीक, इस रेशियो में अगर पंचम राज्य वित्त आयोग ने कुछ धनराशि बाँटी है, तो वो किस रेशियो में बाँटी है? जिला पंचायत को कितना दिया है, क्षेत्र पंचायत को कितना दिया है, ग्राम पंचायत को कितना दिया है? तो 15:15:70 ये भी याद रखो। फिर से समझ लो, 5वें राज्य वित्त आयोग ने जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से जो धनराशि का आवंटन किया है, वो 90:10 में किया है। 5वें राज्य वित्त आयोग ने, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत ने जो धनराशि का आवंटन किया है, वो किया है 15:15:70 के रेशियो में। ठीक, तीसरी बात, ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत में धनराशि का बँटवारा। यहाँ पर अगर आपसे पूछे ग्राम पंचायत में मैं धनराशि के बँटवारे की बात कर रहा हूँ, 5वें राज्य वित्त आयोग के आधार पर। यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि कुल जनसंख्या में और एससी-एसटी की जनसंख्या में किस रेशियो में धनराशि का आवंटन किया गया है, तो आप बताओगे 90:10 में। ये भी याद रखो। ये जितने मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, सारे के सारे फैक्ट्स आपको याद करने हैं। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये बातें आप याद रखो, उत्तर प्रदेश का जो 5वां राज्य वित्त आयोग है, उसने धनराशि का आवंटन किया है। अगर आपसे पूछे जनसंख्या, क्षेत्रफल के रेशियो में कितना रेशियो रखा है राज्य वित्त आयोग ने, तो आप बताओगे 90:10। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत को कितना दिया है? 15:15:70। ग्राम पंचायत ने धनराशि का बँटवारा कितना किया है कुल जनसंख्या और एससी-एसटी की आबादी के अनुपात में बताओ मुझे, तो आप बताओगे 90:10। ठीक यहाँ तक? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति, 69 का। अब देखो 70, क्वेश्चन नंबर 70, कह रहा है राज्य वित्त आयोग कैसी संस्था है? ये पता होगा सबको, संवैधानिक संस्था है। क्यों संवैधानिक संस्था है? क्योंकि इसका वर्णन संविधान में है 243 के आई में। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित में से कौन है जो राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बँटवारे के लिए उत्तरदायी? फिर से समझ लो, कौन-सा है निकाय जो राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच राजस्व के बँटवारे के लिए उत्तरदायी? ये फाइनेंस कमीशन है, चूँकि राज्य सरकार और स्थानीय शासन है तो स्टेट का फाइनेंस कमीशन हो जाएगा, है ना? राज्य वित्त आयोग। ठीक यहाँ तक? अच्छा, यहाँ राज्य वित्त आयोग से मुझे एक बात याद आ रही है। एक टॉपिक आपसे पूछा जाता है या पंचम जो राज्य वित्त आयोग आया था, उसमें एक टॉपिक डिस्कस किया गया था, मेकर, चेकर और अप्रूवर। यहाँ से भी पूछा जा सकता है, ध्यान दो। मैं लिख रहा हूँ ग्रामीण निकाय, ठीक? ग्रामीण निकाय में आपसे पूछा जाएगा कि क्षेत्र पंचायत का मेकर कौन होता है, चेकर कौन होता है और अप्रूवर कौन होता है? इसको भी बार-बार आप रिवाइज़ करो, ठीक है? नहीं तो जितनी बार क्वेश्चन्स अगर हमारे सामने आए, तो मैं तो रिवाइज़ करवाऊँगा ही इनको बार-बार। पहले आप एक लिस्ट बना लो, फिर इसके बाद इनको रिवाइज़ करते हैं। ग्राम पंचायत की अगर बात करें, ग्राम पंचायत का मेकर कौन होता है? तो आप बताओगे पंचायत सचिव होता है, किन्हीं योजनाओं को लेकर बनाने का काम। चेकर कौन होता है? कौन जाँच करता है? तो पंचायत का प्रधान करता है, ठीक है? अप्रूवर कौन होता है? तो आप बताओगे सहायक विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, ये होता है। ये हो गया ग्राम पंचायत, मेकर, चेकर और अप्रूवर। क्षेत्र पंचायत की बात कर लो, इनका मेकर कौन होता है? तो आप बताओगे खंड विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी। चेकर कौन होता है? चेकर आप बताओगे क्षेत्र पंचायत का प्रमुख, ठीक है? और इनका अप्रूवर कौन होता है? तो आप बताओगे अप्रूवर होता है मुख्य मुख्य विकास अधिकारी, ठीक है? अब आ जाओ जिला पंचायत में। जिला पंचायत में मेकर कौन होता है? तो आप बताओगे अपर मुख्य अधिकारी, ठीक? इसका जो चेकर होता है वो कौन होता है? जिला पंचायत का अध्यक्ष। और इसका अप्रूवर कौन होता है? तो आप बताओगे निदेशक पंचायती राज, ठीक है? ग्राम पंचायत को याद रखो, पंचायत सचिव यानी आप लोग जो बनोगे, सचिव भी बनोगे आप लोग, तो आप मेकर हो, प्रधान आपका चेकर होगा और ये सहायक विकास अधिकारी ये होगा हाँ, अप्रूवर। इनको आप हाँ, लिख लो और रिवाइज़ करिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट देखो 72 72 ट्राइसेम ये क्या है? ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, शहरी विकास का, ग्रामीण विकास का, सुरक्षा विकास का या फिर औद्योगिक विकास का। ये ग्रामीण विकास का है। ये ट्राइसेम होता क्या है? आओ ज़रा समझते हैं इसको। ट्राइसेम, TRYSEM, पूरा नाम क्या है इसका? पूरा नाम है इसका स्वरोजगार के लिए
स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, ठीक है? स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो कैसे लिखूँगा मैं? TRYSEM, प्रशिक्षण है तो आ जाएगा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की स्पेलिंग आप देख लेना, हालाँकि मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है? ट्रेनिंग किसकी? ट्राइसेम, TRYSEM, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ, या ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ, हो गया? SEM से क्या होगा? रूरल यूथ किसके लिए? स्वरोजगार के लिए। SEM मतलब हो जाएगा सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। रूरल यूथ यहाँ फॉर लिख लो, के लिए, फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। तो आपसे ध्यान रखिए पूरे नाम भी पूछे गए हैं कई एग्ज़ाम्स में। ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब प्रश्न ये बनता है कि ये शुरू कब हुई? तो 1979, ये ईयर याद रखो। 1979 में इसको शुरू किया गया, ठीक? उद्देश्य क्या है? क्यों इसको शुरू किया गया? तो इसमें देखो, उद्देश्य क्या है? क्या बताओगे आप? ध्यान दो। उद्देश्य है जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार हैं। मान लीजिए ये कोई परिवार है, ये गरीबी रेखा से नीचे है, ठीक? तो इस परिवार में जो भी युवा हैं और ऐसे युवा जो 18 से लेकर 35 साल तक के हैं, 18 से 35, तो इनको चुना जाएगा और फिर इनको तकनीकी कौशल दिया जाएगा। लेकिन कंडीशंस अलग-अलग होती हैं। सपोज़ करो ये युवा किसी परिवार में नहीं है, ये युवा है किसी अनाथालय में, तो वहाँ भी जब ये उम्र बढ़ रहा होगा तो ये युवा ही होगा, तो वहाँ पर कुछ छूट दी जाती है। जैसे सपोज़ करो एक साधारण परिवार है जहाँ माँ-बाप सब लोग हैं, तो वहाँ का अगर कोई गरीबी रेखा से नीचे का युवा इस ट्राइसेम के द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा, तो उम्र होगी 18 से 35। अगर सपोज़ करो कोई अनाथालय है, यहाँ से किसी युवा को उठाना है, इसको प्रशिक्षण देना है ट्राइसेम के तहत, तो उम्र कम होती है, 16 से लेकर 35 साल होता है, ठीक है? लेकिन एक कंडीशन और है, अगर सपोज़ करो कोई महिला है, ऐसी महिला है या फिर कोई बंधुआ मज़दूर है, महिला है या मज़दूर है, या फिर कोई ऐसा अपराधी है जो ठीक हो चुका है, सरकार की नज़र में, समाज की नज़र में, या फिर कोई कुष्ठ रोगी है, अगर इनको ट्राइसेम के माध्यम से प्रशिक्षण देना है, तो फिर इनमें मैक्सिमम जो उम्र है 35 साल, वो छूट दी जाती है, 45 साल की जाती है, ठीक है? तो ये 3 पॉइंट हैं, वो आप लिख लो। कौन-कौन से हैं? 18 से 35 साल आयु के ग्रामीण युवाओं को तकनीकी शिक्षा दी जाएगी, तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक? दूसरी ये अनाथालय था, अनाथालय में रहने वाले अनाथालय में रहने वाले यहाँ पे रहने वालों के लिए जो न्यूनतम आयु 16 वर्ष होगी, ठीक है? और तीसरी कंडीशन याद रखो, यहाँ मैं नए सिरे से लिख देता हूँ, तीसरी कंडीशन याद रखो, जो महिलाएँ हैं, बंधुआ मज़दूर हैं और अपराधी हैं, ऐसे अपराधी जो ठीक हो गए हैं, ठीक हो गए हैं। तो महिलाएँ हैं, बंधुआ मज़दूर हैं या अपराधी हैं जो ठीक हो गए हैं या कुष्ठ रोगी हैं, इनको 45 साल की छूट दी जाती है, ठीक है? इनके लिए 45 साल की, हाँ, सॉरी 45 साल की नहीं, फिर तो काफ़ी उम्र हो जाएगी, 45 साल तक छूट दी जाती है, ठीक है? तो ट्राइसन में यही 3 बातें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात तो ये इसकी स्थापना कब हुई, कब इसको एस्टेब्लिश किया गया, कब इसकी शुरुआत हुई? 1979। इसका पूरा नाम आपसे पूछा जाएगा, ट्रेनिंग ऑफ अ, रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? और इसके बाद ये 3 बातें। अगर आप साधारण परिवार से हो जहाँ आपके मम्मी-पापा सब लोग हैं, तो आपकी उम्र काउंट होगी 18 से लेकर 35 साल। अगर आप अनाथ हैं या आपके पड़ोस में कोई अनाथ बच्चा है, तो ट्राइसन के तहत उसको जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, तकनीकी प्रशिक्षण, वो 16 साल से ही शुरू कर दिया जाएगा। यदि समाज में ऐसी महिलाएँ हैं, बंधुआ मज़दूर हैं, अपराधी हैं, उनको अगर ट्राइसन के तहत तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाना है, तो उन्हें 35 साल तक की छूट दी जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, अब नेक्स्ट देखो। अच्छा, इसका उत्तर मिल गया आपको 72 का? हाँ, ठीक है। ग्रामीण विकास से संबंधित होगा ना, चूँकि ट्राइसेम को ग्रामीण रूरल यूथ के लिए है ये, देखो, रूरल यूथ के लिए, है ना? ग्रामीण युवाओं के लिए है, तो इसका संबंध किससे होगा? ग्रामीण से। नेक्स्ट देखो 72 हो गया, 73 में आओ।
73 में कह रहा है कि ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष इसका सृजन किसके अधीन किया जाता है? ये मैं आपको बता चुका हूँ, शायद पहला ही क्वेश्चन था, नाबार्ड है, ठीक है? देखो क्वेश्चन नंबर 74 राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान एनआईआरडी ये स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये? देहरादून में है, शिमला में है, नई दिल्ली, हैदराबाद में है और हैदराबाद में है और किस मंत्रालय के तहत ये चलता है, बता सकते हो आप? ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है ये, है ना? और 1958 में इसका पहला कार्यालय मसूरी में खोला गया था, तो खैर वहाँ तक आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये इसका मंत्रालय भी याद रखो। ये किस मंत्रालय के अधीन है? तो आप बताओगे ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, ठीक है? नेक्स्ट देखो 75 भारत का कौन-सा शहर है जहाँ 24 घंटे नल द्वारा सुरक्षित पेयजल आपूर्ति होगी? ये सुरक्षित पेयजल आपूर्ति होगी, होगी का मतलब है भविष्य में होगी, 24 घंटे। ये करंट का क्वेश्चन है, उड़ीसा का पुरी उस समय काफ़ी चर्चा में रहा था, तो पुरी है। क्वेश्चन हमारा ये नहीं है, क्वेश्चन हम थोड़ा-सा बदलते हैं। 24 घंटे नल से जल की बात हो रही है, तो जल जीवन मिशन मुझे याद आ रहा है। रिवाइज़ करो ज़रा इसको, जल जीवन मिशन को। देखो क्या-क्या आपको पता है? जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन में 2-3 बातें हैं। मैं इसकी शुरुआत कब हुई? 2019 से मैं उन सब में नहीं जा रहा हूँ। मैं केवल और केवल आपको रिवाइज़ करवाता हूँ फंडिंग पैटर्न इसका। ये पूरी योजना मैंने करवा रखी है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है? मुझे केवल और केवल इसका फंडिंग पैटर्न बताओ। इसके फंडिंग पैटर्न 3 हैं, याद रखो। कौन-कौन से हैं? देखो 90:10, 50:50 और 100%। 90-10 ये ₹10 कौन देगा? ₹10 देगा पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है? साथ ही साथ पहाड़ी इलाके और ये ₹90 कौन देगा? ये देगा केंद्र। तो जल जीवन मिशन के तहत पूर्वोत्तर राज्य या पहाड़ी इलाके और केंद्र सरकार के मध्य रेशियो क्या है फंडिंग पैटर्न में? तो आप बताओगे 10:90 या केंद्र और पूर्वी राज्य और पहाड़ी इलाकों के मध्य फंडिंग पैटर्न क्या है या रेशियो क्या है? तो आप बताओगे 90:10 ठीक। 50-50 क्या है? ₹50 देता है केंद्र और ये जो ₹50 है ये सामान्य राज्य के लिए है। तो सामान्य राज्य और केंद्र के मध्य फंडिंग पैटर्न क्या है? 50-50 यहाँ पर आओ। यूटी के लिए फंडिंग पैटर्न क्या है? यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में जल जीवन मिशन के तहत पूरी की पूरी राशि केंद्र सरकार देता है, ठीक है? पूरी की पूरी राशि केंद्र सरकार। यहाँ तक क्लियर हो गया ये सारी बातें? ठीक। अच्छा अ, जल जीवन मिशन जो है जल जीवन मिशन इसका लक्ष्य क्या है? यहीं पर मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। 2019 में इसको शुरू किया गया था, ठीक है? और इसका लक्ष्य रखा गया है 2024 तक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर, इसको मत भूलना। ये डिजिट याद रखना, 55 लीटर पानी उपलब्ध कराना। और इसके अलावा जल जीवन मिशन को जब आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएँगे, वहाँ पर जो योजनाएँ मैंने करवाई हैं, उसमें मैंने करंट की घटनाएँ भी ऐड की हैं। जैसे पीआईबी की अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जनवरी 2024 में, उसमें बताया गया है कि लगभग 14 करोड़, साढ़े 14 करोड़ जो ग्रामीण घर हैं, वहाँ नल से जल पहुँचा दिया गया है। तो इन रिपोर्ट्स को भी आप लगातार फ़ॉलो करिए, ठीक है? या आप हमें फ़ॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपको करंट लगातार अपडेट करवाता रहूँगा। और हमारी करंट की सीरीज़ भी देखिए, चूँकि करंट मैं वहाँ पर ज़्यादा अपडेट करवाता हूँ, ठीक है? हाँ, तो ये क्वेश्चन्स आज यहीं तक रखते हैं, ये 75 क्वेश्चन्स थे और इससे आगे पंचायती राज व्यवस्था का जो रिवीज़न क्लास है, वो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, 75 क्वेश्चन से आगे, ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, पीडीएफ के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो कभी-कभी, ठीक है? धन्यवाद।